मियाँ जैसी बेईमान। जी गलती से गिर सही गया। कहते थे अहमद के पापा, ना रखो चोर की बीवी को घर पे। वो जाहिल हैं जो खेतों में काम करते हैं, वो भी, उनकी बीवियां भी डंगर हैं। मुझे लगता है शायद अली उमर का कोई भाई बहन आने वाला है। 8 हफ्ते का था, जाया हो गया। आपकी नौकरी चली गई है, बाजी को काम करने दें। और अगर आपको शर्म आती है उनको यहाँ पे काम करवाते हुए तो उनको कराची आने दें। वंगा चढ़ा लो नी वंगा बीबी ला हाथ दिखा। शादी के बाद रोजाना शॉपिंग करूंगी मैं, कितना मजा आएगा। शुक्रिया भाभी। आप अपनी निगरानी में ये फहाशी प्रोग्राम चलवा लें, मैं बाहर इंतजार कर। क्या कर रही थी ये? क्या मतलब? चौखट पे बाहर खड़ी उसे क्या दिखा रही थी? तो कहती थी ना मुझे देखते ही पागल हो जाएंगे, ऐसे पैरों के नीचे हाथ रखेंगे, तारीफ करेंगे। तो हर बात पे एतराज करते रहते हैं। शुमाइला! तेरे मनहूस चेहरा बिगाड़ के रख दूंगा मैं। ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। इसके इलाज की जिम्मेदारी भी मेरी है। इसका इलाज भी करवाऊंगी और इसे इंसाफ भी दिलवाऊंगी। ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा बढ़ा, वो डॉक्टर कहने लगे कि जाओ जाके गोली खाओ, वॉक करो, ये करो, वो करो। मैं भी डॉक्टर पे जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। सुबह नमाज पढ़ता हूँ तो जॉगिंग करता हूँ, वॉक करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है बस। मामू हाँ जी। चाय। मेरे लिए मत बनाना। वाह भी वाह, पिंकी बहू के हाथ की चाय बहुत मज़ेदार है। लो भाई, तुम भी पी लो अमजद। आंटी मज़े लेने वालों को मज़े की लगती है। मैं नहीं पीता इसके हाथ की चाय। केक मामू। ये क्या हुआ? वो कुछ नहीं मामू, मैं गिर गई थी। चोट लग गई थी मुझे। अमजद, तुमने इसे मारा? हाँ मारा है। बीवी है मेरी, मलकियत है। जो जी चाहेगा करूँगा उसके साथ। क्या खरीदा तुमने इसे? वो मामू इनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। वैसे आप इतना अमल दखल क्यों दे रहे हैं हमारे घर के कामों में? तुम इतने शकी और बदतमीज होकर लौटोगे, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तो अब सोच लें। वैसे मुझे अपने घर की और अपनी चीज़ों की हिफाजत करना बहुत अच्छे तरीके से आती है। सुन रही हो क्या कह रहा है? शुमाइला, तुम अपने कमरे में जाओ बेटा। मैं भी फिर चलता हूँ। मैं बड़ा मामू बन के आया था। हो गया दिल ठंडा। लड़वा दिया ना हम लोगों को। मीसनी बुढ़े मामू को भी इतनी हिम्मत दे दी कि वो तुम्हारे गाल छू सकें। तुम्हें बहुत गरूर है ना अपने इस चेहरे पे। इस चेहरे को जला देना चाहिए, जला देना चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए,
वैसे ये खाना आज फिर भाभी ने बनाया ना? मैंने आपको बताया था कि जब से आप आई हैं ना, हमें रिटायर होने की कोशिश कर रही हैं। उस दिन बताया तो था बहुत कामचोर हैं। बदतमीज। आप माने या ना माने, भाभी खाना बहुत आला पकाती हैं। मुझे तो लगता है जब खुदा सलीका और खूबसूरती बांट रहा था ना, तो भाभी पहले नंबर पे खड़ी हुई थी। उसने भी खुल के बांटा और आपने भी खुल के समेटा। मेरा एक काम करेंगी? अब आपकी बहन तो है कोई नहीं, कजन शजन तो होगी ना जिस पे आपका असर पड़ गया हो। इन दोनों से तो ढूंढी नहीं जानी, तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी ही जैसी किसी से शादी करा दे मेरी। खाना भी इस तरह के पकाया करेगी और जब देखे तो दिल भी खुश हो जाए बंदे का, है नहीं है मैं? क्या बदतमीजी है भाई? अमजद? मेरे भाई को खराब कर रही है तू। डायन, आप दोनों जानते नहीं है इसको। एक नंबर की बस कर अमजद, बस कर। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कसूर क्या भाभी का? कुछ औरत की इज्जत करना ही सीख ले कम से कम। कसूर क्या है? मैं बताता हूँ तुम्हें कसूर है क्या। अम्मी, बस अमजद, अमजद, साजिद, ये क्या घर का माहौल बना रखा है? कोई बड़े छोटे का लिहाज है? ना बेटा, ऐसा ना रो, ऐसे ना कर। पता नहीं क्या हो गया है इसे, कभी ऐसे नहीं किया इसने। जब तक कि रहा चिमटी भी नहीं मारी। पता नहीं बाहर रह रह के कैसे इतना कड़वा हो गया। मैं समझाऊंगी, ना रो, ऐसे नाराज हो रही। देखना, मैंने और साजिद ने तो उसे समझाया। साजिद ने तो बल्कि 2 थप्पड़ भी खा लिए, तो उल्टा हमसे ही नाराज हो गई है। ना रो बेटा, ना रो। जा, सारा दिन काम करके थकी हुई है, ऊपर जाके आराम कर। एक बोतल तेजाब की देना। कितने की है? कौन? भाभी, साजिद। साजिद भाई, आप प्लीज यहाँ से चले जाए। भाभी, मैं आपसे दरअसल माफी मांगने आया था। नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज जाए यहाँ से। भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है, पता नहीं क्या हो गया उन्हें आजकल। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ भाभी आपसे। जो कुछ वो कर रहे हैं, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं उससे। मैं क्या पता था कि उसके अंदर शैतान घुस गया है।
मैं अमजद भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा के आया हूँ, एसिड कंट्रोल और क्रिमिनल लॉ के अंडर। वो पकड़ा भी जाएगा, उसे सजा भी मिलेगी, लेकिन मेरी सजा तो खत्म नहीं होगी ना। मेरा चेहरा वापस नहीं आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? मैं जानता हूँ आप बहुत तकलीफ़ में हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़नी। अल्लाह शिफा देने वाला है। अब लाहौर और कराची में ऐसे बर्न सेंटर मौजूद हैं जहां आपका मुकम्मल तौर पे इलाज किया जा सकेगा। बस आपका ताउन और आपकी हिम्मत दरकार है, ठीक है? डॉक्टर साहब, ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। इसके इलाज की जिम्मेदारी भी मेरी है। इसका इलाज भी करवाऊंगी और इसे इंसाफ भी दिलवाऊंगी। अपने जानवर बेटे से खुला भी दिलवाऊंगी। मेरी औलाद ऐसी बदबख्त निकलेगी, सोचा भी नहीं था। कितनी अजीब बात थी। कोई बाहर से जली हुई थी और कोई अंदर से। सबकी कहानियां सुनने में मुख्तलिफ मगर हकीकतन एक थी। सबकी कहानी एक औरत की तकलीफ की, उसकी जद्दोजहद की, उसकी इस ट्रेन के डब्बे तक पहुंचने की कहानी, उसके दर्द की कहानी जिसका जिम्मेदार उसकी बदनसीबी से ज़्यादा हमारे माशरे का बदरसरी निज़ाम था, जो औरत को हमेशा इंसानियत के दूसरे दर्जे पर रखना चाहता है। शमाइला की ज़िंदगी से कितने हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते रंग एक जालिम ने छीन लिए। और मेरी ज़िंदगी, जिसमें हर तरफ से बहुत से रंग झांक रहे थे, उनसे भागती छुपती रही। तहमीना, तुम्हारा ये रवैया नॉर्मल नहीं है। लिसन, यू नीड हेल्प। तुम तो रोज अपने आप को मजीद बंद करती जा रही हो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे अपना शौहर ना समझो, दोस्त समझो। I just want to help you. कब तक चले जाओगे तुम? सब चले जाएंगे, फिर मैं और मेरी तन्हाई रह जाएंगे। कब तक? कब तक अपनी खुशियां, अपनी औलाद, अपनी जिंदगी को इस तरह नजरअंदाज करती रहोगी? जिंदगी ने मुझे नजरअंदाज किया। खुशियां मुझसे भागती हैं और तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पे जाके साइकियाट्रिस्ट को मिल। यू नीड हेल्प तहमीना। बत्ती बंद कर दो प्लीज। तुम जाओगी साइकियाट्रिस्ट के पास। I'll make sure of it.
एक कमरा था, सफ़ेद दीवारें थी, सफ़ेद छत, सफ़ेद चादरें, और मामा भी उसी चादर की तरह सफ़ेद थी। लेकिन उनकी आंखें ब्राउन थी और फर्श खुश्क पत्तों से ढका हुआ था। इस पूरे कमरे में सिर्फ वो एक ब्राउन रंग था जो लगता था कि मैं उस पूरे ब्राउन रंग में गुम जाऊंगी। एक डार्क जंगल जिसमें कोई रोशनी ना हो, उसमें मेरी डेड बॉडी पड़ी है, खुश्क पत्तों से ढकी हुई। मेरी अम्मी की जिंदगी में तन्हाई बहुत थी और उसी तन्हाई ने उन्हें खा लिया। जो बॉडी मुझे नजर आती है वो मैंने सच में देखा। मैंने अपनी माँ को छत से छलांग लगाते हुए देखा और नीचे वही खुश्क पत्ते थे। खुशी क्या चीज है कि हिमाकत, एक धोखा। And I think I realize कि खुशी सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकती है जो कुछ सोचते नहीं है। तो फिर मैं किस तरह खुश हो सकती? आई फील कि शायद आप डिप्रेशन की मरीज़ हैं। इसे आप मर्ज़ कह लें, कंडीशन कह लें या तकलीफ़ कह लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सारे लोगों को होती है, और जिन लोगों को होती है उन्हें इल्म भी नहीं होता कि उन्हें डिप्रेशन है। फ्रॉम व्हाट आई गैदर कि आपका जो लाशऊर है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको तकलीफ़ देती हैं, ऐसे इमेजेस हैं जिनसे आपको दुख पहुंचता है। एंड मेरी सजेशन यही होगी कि आप अपनी सेशंस मेरे साथ जारी रखें और आहिस्ता आहिस्ता हम इकट्ठे इसका कोई हल ढूंढेंगे। उसने लेडी हेल्थ वर्कर का कोर्स किया और अब वो एक गांव में हेल्थ सेंटर चलाती है। आपको पता है वो ख़ानदानी मंसूबाबंदी के बारे में आगाही देती है। वाओ, आज तो पूरा चांद है। कुछ ज्यादा ही सफेद लग रहा है आज। एक बात बताओ, पूछो। तुम मुझे पागल समझते हो ना? मेरे ज़हन में ऐसा कोई ख्याल नहीं।
तमीना, डिप्रेशन एक बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज। चांद से मुझे माँ की याद आती है, वो भी उन्हीं की तरह सफेद, तन्हा, उदास, खामोश और बेबस। चलो, कम से कम तुम ये तो समझ गई कि तुम्हारी तरह तुम्हारी अम्मी को भी डिप्रेशन था। बस अगर ये बात पहले पता चल जाती तो शायद वो इतना सफर ना करती। लेकिन तहमीना, हमारे बच्चों का क्या कसूर है? उनको तो जीते जी अपनी माँ का प्यार नहीं मिल रहा। हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। हमें इस बीमारी से आंखों में आंखें डाल के इससे लड़ना। We can do it. You can do it. देखें तमीना, जिस तरह जिस्म की बीमारी होती है उसी तरह जहन की भी बीमारी होती है। एक्चुअली इसे केमिकल इम्बैलेंस कहते हैं और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह बाकी सारी बीमारियों के लिए दवाइयाँ होती हैं, इसके लिए भी दवाई है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको भी दवा देंगे। हमारे यहाँ सिर्फ इस चीज़ का गौर करना होता है कि जो आपको क्वांटिटी दी जा रही है वो सही है या नहीं, कहीं दूसरी साइड का बैलेंस तो ख़राब नहीं हो रहा। और उसके लिए मुझे आपका फीडबैक, आपकी कोऑपरेशन और आपकी ट्रस्ट, इन चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपको ख़ुद पर और अपने नॉलेज पर यकीन करना होगा ताकि हम इकट्ठे मिलकर आपके इश्यूज़ को समझ सकें। कोशिश कर सकती हूँ, यकीन से कुछ नहीं कह सकती। आपने अब साथ चलने का इरादा तो कर ही लिया है, कुछ बेहतर ही होगा। कम, दवाई नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? It's gonna be okay. नहीं रहना मुझे इस तरह। ठीक हो जाओगी। निकलना है मुझे इस कैफियत में से। क्या ये दवाई काम करेगी, नहीं करेगी, फिर सब ठीक है।
बी फाइन। चलो। मुझे अपने जीने का हक चाहिए, वो ज़मीं जिस पे मेरे कदम टिक सकें, और सर पर कुशादा फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। रोशनी का खजाना मेरी गोद है, मुझको तालीम दो, मुझको ताज़ीम दो। हर रुकावट से निकलेगा खुद रास्ता, मुझको अपने बराबर की तकरीम दो। मुझको खुशियों भरी एक धनक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए, वो ज़मीं जिस पे मेरे कदम टिक सकें, और सर पर कुशादा फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। सब कुछ कितना बेहतर हो गया है ना। अब मैं पुरसकून हो गई। आई थिंक ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना सुकून महसूस किया है। यू नो द बेस्ट पार्ट इज़, मैं लिख सकती हूँ दोबारा। पहले ऐसा लगता था कि ऑल द वर्ड्स गेट जम्बल्ड अप एंड सेंस नहीं बन रही किसी चीज़ की। पर अब मुझे लगता है कि व्हाट डू यू थिंक, आई थिंक मुझे अपनी डिप्रेशन के बारे में लिखना चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि जो कुछ मामा के साथ हुआ और जिस सबसे मैं गुजरी हूँ कोई और ना गुजरे। That's a good thought. Why don't you write a book? मैं? Yeah. I think you'll write a great book. लिखना तो चाहती हूँ। That's strange. कल रात को ही मैंने अपनी डायरी पढ़ी और मैंने सोचा कि शायद उसे किताब की शक्ल देनी चाहिए। देख लो फिर, तुम्हें कितनी अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे दिल में ख्याल आया और मैंने तुम्हें बता दिया। फिर मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी ज़िंदगी दुनिया से छुपा के गुजारी है, खुद ही को लॉकआउट कर लिया, कितना वक्त ज़ाया किया। पर अब आई थिंक मुझे दुनिया देखनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। स्पेशली बिकॉज अगर मैं किताब लिखूंगी तो सिर्फ मेरी यादों से नहीं भरी होनी चाहिए, उसमें ज़िंदा लोग भी होने चाहिए, उनकी यादें, उनकी कहानियाँ, एक्सपीरियंसेस, राइट? इसलिए तो तुम्हें कहता था कि तुम्हें ट्रैवल करना चाहिए। It's the best way to observe new things, meet new people. Yeah. मुझे अपने जीने का हक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए।
मिलकर चले, वो सड़क चाहिए, वो ज़मीं जिस पे मेरे कदम टिक सके, और सर पर कुशादा फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। रोशनी का खजाना मेरी गोद है, मुझको तालीम दो, मुझको ताज़ीम दो, हर रुकावट से निकलेगा खुद रास्ता, मुझको अपने बराबर की तकरीम दो, मुझको खुशियों भरी एक धनक चाहिए। मुझको खुशियों भरी एक धड़क चाहिए, वो ज़मीं जिस पे मेरे कदम टिक सके, और सर पर कुशादा फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए, वो ज़मीं जिस पे मेरे कदम टिक सके, और सर पर कुशादा फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। बस बाजी, ज़िंदगी हम पर बहुत मेहरबान रही। वहाँ से हम साथ साथ निकले और अपनी अपनी मंजिलों के लिए रवाना हुए। बाजी फरजाना और मैं एक ही स्कूल में काम करते हैं। वो वहाँ की प्रिंसिपल है और मैं वहाँ छोटी क्लासों में आया। मानो और उनकी बेटी भी वहीं पढ़ते हैं। शबाना बाजी को तो किसी अदारे से कर्ज मिल गया। उन्होंने रिजवान भाई के साथ मिलकर कपड़ों का कारोबार शुरू किया है। गांव में काफ़ी औरतें और आदमी उनके साथ काम करते हैं और अब माशाल्लाह से उनके हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। और गुलमीना, उसका पता है? गुलमीना ने कराची जाकर अपनी सास ससुर को ढूंढ ही लिया। सास ने पहले तो बहुत शोर मचाया, मगर फिर गुलमीना को एक इदारे से कानूनी मदद मिल गई। सास के लिए सिर्फ वकील के काले कोट की झलक ही काफ़ी थी। उसने बच्चा हवाले कर दिया और बेचारी की ममता को सुकून मिल ही गया। और अब कहाँ है वो? उसने लेडी हेल्थ वर्कर का कोर्स किया और अब वो एक गांव में हेल्थ सेंटर चलाती है। आपको पता है, वो ख़ानदानी मंसूबाबंदी के बारे में आगाही देती है। बाजी रफ़िया का भी इलाज हो रहा है। एक गरीब परवर डॉक्टर ने उनकी बहुत मदद की। उन्होंने फिर अपनी बेटी को भी उधर ही बुला लिया। दोनों वहीं अस्पताल में रहते हैं। बाजी वहीं काम करती हैं। कहती हैं मैं भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और शमाइला? शमाइला, उसका भी काफ़ी हद तक इलाज हो गया है। उसकी सास ने वादे के मुताबिक उसका इलाज भी कराया और अमजद से खुला भी दिलवाई। अब वो एक पार्लर में काम करती है। और हाँ, उसकी तो दोबारा शादी भी हो गई है। वो उसी पार्लर में काम करता है, वो जेंट्स सेक्शन में। शायद खुदा को उसके साथ होने वाली ज़्यादती और उसके दुख का मदावा करना ही था। तो तुम सबको अपना अपना रास्ता मिल गया और अब खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी, एक बात पूछूं? पूछो। उस दिन आप हमारे साथ क्यों ट्रेन में सफ़र कर रही थी?
सॉरी, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है लिखने में, इसलिए अंग्रेज़ी में लिखी है, लेकिन इसका तर्जुमा हो गया है। सबका पता है ना तुम्हारे पास? जी। फिर एक दिन जब हम सब इकट्ठे होंगे, हम सब साथ मिलके ये पढ़ेंगे। हाँ। इंशाल्लाह। मैं उन सब से दोबारा नहीं मिली। मैंने इतने सफ़र किए कि मुझे याद भी नहीं। दूर दराज इलाकों में, थर, चोलिस्तान, वजीरिस्तान, सिब्बी, मकरान, खुदा जाने कहाँ कहाँ, खेतों में, बंदरगाहों पे, घरों में, हवेलियों के बंद दरवाज़ों के पीछे, दालानों में, कहीं ज़मीनों में जिंदा दरगोर हुई, कहीं गैरत के नाम पे कत्ल हुई। औरतें ही औरतें मिली, कहानियां ही कहानियां। मैं ये सब कहानियां चुन रही हूँ। कभी कभार लिखते लिखते हाम चाहती हूँ, थकने लगती हूँ, मगर फिर जब मुझे ये कहानियां नजर आती हैं तो ये मुझे फिर से उकसाने लगती हैं कि मैं इन्हें लिखूं। इसलिए फिर से हिम्मत बांधती हूँ और एक नए अज़म के साथ दोबारा लिखने लगती हूँ। काश किसी सफ़र से मैं ऐसी बस्ती में भी जा निकलूं जहाँ की औरतें खुल के हंसना जानती हों, हंसते हंसते उनके आंसू ना बहते हों, जहाँ मोमबत्ती किसी औरत के मरने पे उसके साथ यकजहती के लिए ना जलाई जाए बल्कि उसकी कामयाबी की खुशी में जलाई जाए। मुझे वो बस्ती मिले ना मिले, सफ़र जारी रखने का बहाना तो मिल गया है। उम्मीद तो है कि ऐसी एक बस्ती कहीं है। आज नहीं है, कल तो होगी, और उसी कल की तरफ मेरा सफर जारी रहेगा। कितनी सदियों से मैं ढूंढती हूँ उसे, एक वो बस्ती जहां मुझसे इंसाफ हो, बेबसी और तशद्दुद से यकसर अलग, एक ऐसी फजा जो कि शफाफ हो। आईने को मेरे अब चमक चाहिए, मुझे अपने जीने का हक चाहिए।